हाँ जी बच्चा पार्टी। ऑल गुड। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 68 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 68 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले फ्रेज के साथ। लैटिन फ्रेज है हमारे सामने स्टेटस को। रेफरेंस क्या है स्टेटस को का? It is not about restoring the status quo as it existed in Ladakh before the crisis became public in May 2020, but only about preventing further loss of territory. Okay, meaning the existing or current state of affairs. यानी कि जो स्थिति है वही बनी हुई है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, स्टेटस को है। यथा स्थिति, जो अभी आपने थंबनेल में देखा, यथा स्थिति को बोलते हैं स्टेटस को। जो जैसा है वैसा ही बना हुआ है, तो यानी कि वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें स्टेटस को देखने को मिल रहा है। अब एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन आर्टिकल 370, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू मेंटेन द स्टेटस को ऑन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 while it heard the petitions challenging the government's decision. गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को नलीफाई कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। सो लोगों ने पिटीशन दायर की कोर्ट में और बोला कि ये डिसीजन गलत हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, जो डिसीजन हुआ है एब्रोगेशन का उसी को मेंटेन किया जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, बिफोर द फाइनल वर्डिक्ट इन द अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द पार्टीज इन्वॉल्व्ड टू मेंटेन द स्टेटस को, ensuring no further construction or demolition at the disputed site. अयोध्या का जो केस चल रहा था, फाइनल वर्डिक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दोनों पार्टीज को कि भाई जो अभी यथास्थिति है वही बनी रहे, ना कोई डेमोलिशन होगा ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या लिखा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड कर्नाटका एंड तमिलनाडु टू मेंटेन द स्टेटस को रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी वाटर until the dispute was resolved through further legal proceedings. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कावेरी वाटर का, दोनों स्टेट्स में जितना जितना पानी छोड़ा जाता है उसका स्टेटस को बना रहे, यानी जो यथा स्थिति है वो बनी रहे, कोई बदलाव नहीं होंगे जब तक कि केस आगे नहीं बढ़ेगा और फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। आई होप आपको स्टेटस को का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आया हो। अभी हमारे सामने 4 और एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं। The company decided to maintain the status quo and not make any changes to its current policies. कंपनी ने डिसाइड किया कि जो भी करंट पॉलिसीज हैं वही बनी रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द पॉलिटिशियन प्रॉमिस्ड टू चैलेंज द स्टेटस को एंड ब्रिंग अबाउट रियल चेंज। पॉलिटिशियन ने प्रॉमिस किया कि हम स्टेटस को बदलेंगे, यानी जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, हम बदलाव लेकर आएंगे, रियल चेंज लेकर आएंगे। बिल्कुल सही है। अ टीम वॉज अनविलिंग टू डिसरप्ट द स्टेटस को, प्रेफरिंग टू स्टिक विद देयर करंट स्ट्रेटजी। टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है हम उसी पर टिकेंगे, यथास्थिति को बना के रखेंगे, हम स्टेटस को डिसरप्ट नहीं करेंगे, यानी बदलाव नहीं करेंगे उसमें कुछ भी। ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट इन द ऑफिस, द मैनेजमेंट कमेटी डिसाइडेड टू स्ट्रिक्टली मेंटेन द स्टेटस को। अब यहाँ पे जो बात लिखी है वो कॉन्टेक्चुअली ऑपोजिट हो गई, कि डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट लाने के लिए बदलाव तो करने पड़ेंगे, बट मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, विरोधाभासी बातें हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया और पूरी तरीके से मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। करंट स्टेट, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलसी, रूटीन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो चेंज, बदलाव, डिसरप्शन, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव, इरेगुलरिटी यानी जहाँ पे रेगुलरिटी है, जहाँ स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, और इरेगुलरिटी एक कॉन्टेक्स्ट में एंटोनिम हो सकता है। अपहीवल, उथल पुथल, हम ऑलरेडी किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अपहीवल भी इसका एक एंटोनिम हो सकता है, यानी पूरी तरीके से बदलाव हमें देखने को मिले, वहाँ पे अपहीवल का कॉन्टेक्स्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज मेलीज। मेलीज, अब यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स है MAL, इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ गलत है, कुछ बैड है ना, कुछ गड़बड़ है। मैल प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मेल प्रैक्टिस कोई कुप्रथा,
कोई बुरी प्रथा चल रही हो वहाँ पे, और मैलिस कोई बुराई, और कौन से वर्ड्स होते हैं जिसमें मैल होता है? मेल न्यूट्रिशन हो गया, हाँ, कुपोषण। और भी आप कमेंट करके बताइएगा और कौन से वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हो जो कि मैल से स्टार्ट होते हैं, और वहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नेगेटिव कोनोटेशन लिए हुए है ये वर्ड, इसका मीनिंग, ठीक है। सो मैलीज क्या रेफरेंस है? दिस एंगेजमेंट इज लाइक अ टेम्पररी साल्व फॉर अ मैलीज बट नॉट अ लास्टिंग रेमेडी। अब यहाँ पे साल्व यानी कि साल्व का मतलब बेसिकली नाउन के तौर पे होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है? जो चोट पे आपको आराम देता है। और एज अ वर्ब इसका मीनिंग होगा किसी प्रॉब्लम से आपको आराम दिलाए, अलिविएट करे, है ना। अलिविएट भी हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। सो एक साल्व हो गया, और दूसरा रेमेडी हम पढ़ चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में, बचाव या उपचार, उसको हम रेमेडी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मलीज। मीनिंग क्या है इसका? अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज। यानी जो एक आम आपके अंदर कभी कभी होता है ना, ऐसा फील होता है यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अंदर से मन ऐसा लग रहा है, मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज गड़बड़ है शरीर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ, कि आज कुछ गलत है ना। फीलिंग अच्छी नहीं आ रही बॉडी को लेके या अपने आप को लेके, कि फीलिंग आज अच्छी नहीं है, आज काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। सो मलीज एक जनरल वेल बीइंग आपके अंदर नहीं है, यानी जनरल फीलिंग है कि आपके अंदर डिस्कम्फर्ट है, कोई बीमारी है, या अनईज यानी आप आराम से नहीं हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर या एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये इस तरीके की आज सिर में दर्द हो रहा है, आज हरारत लग रही है, एक वर्ड होता है हरारत लग रही है, आज बुखार सा लग रहा है। सो यानी कि आज आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, मलीज वाली फीलिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल्स: अ जनरल सेंस ऑफ मलीज हंग ओवर द ऑफिस आफ्टर द रिसेंट ले ऑफ। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं यहाँ पे वर्ड, वो था फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये है कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी में ले ऑफ्स हुए, बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया गया, तो एक जनरल सेंस ऑफ मलीज वहाँ पे बन गया लोगों के बीच में कि यार अब अच्छा नहीं लग रहा, आप इस कंपनी को लेके ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हो, अपने काम को लेके अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द डॉक्टर डायग्नोज्ड द पेशेंट विद अ सीवियर मलीज दैट रिक्वायर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक गंभीर बीमारी से जो उसको लगातार परेशान किए हुए था उससे जूझ रहा है और उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही है। द पार्टी वॉज फुल ऑफ मलीज विद एवरीवन इन हाई स्पिरिट्स एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। बिल्कुल गलत सेंटेंस है, मलीज और फिर उसके बाद लिखा है विद एवरीवन वॉज इन हाई स्पिरिट्स, एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली एब्सर्ड, दो ऑपोजिट बातें। देयर इज नो इजी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ब्रिटेन्स क्रोनिक इकोनॉमिक मलीज। अब ये एक और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। एक लंबी स्थिति में अगर कोई समस्या आ रही है, कोई स्थिति है वहाँ पे लगातार कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो भी मलीज के तौर पे यूज़ हो सकती है। तो इकोनॉमिक मलीज किसके कॉन्टेक्स्ट में? ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में। क्रोनिक यानी बहुत लंबे समय से बनी हुई हो। सो ये सेंटेंस भी सही यूज़ हो रहा है। सो आई होप आपको मलीज का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्कम्फर्ट, एलिमेंट कोई बीमारी, मैलेडी कोई गंभीर बीमारी, अनईज यानी आराम से नहीं है आप, ठीक है, शांति नहीं है शरीर के अंदर। एंटोनिम्स की बात करें तो वेल बीइंग स्वस्थ, हेल्थ विगर जोश आपके अंदर है यानी कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली एलवाई लगा है, एडवर्ब का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। कुछ रेफरेंस क्या है? बीजिंग इज अनइक्विवोकली स्टेटेड दैट दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑन द बॉर्डर। मीनिंग क्या है अनइक्विवोकली का? इन अ वे दैट लीव्स नो डाउट, यानी स्पष्ट रूप से यानी कि पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ, उसको हम बोलते हैं अनइक्विवोकली। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। द प्राइम मिनिस्टर unequivocally condemned the terrorist attack and asserted that India would take all necessary steps to safeguard its national security. प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के, ये तीनों जो मैंने यूज़ किए ये इसके लिए यूज़ होंगे, टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की, भर्त्सना की, asserted that India would take all necessary steps, और जोर देकर ये बात बोली, असर्ट किया कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने में। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? इंडिया स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज। एट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इंडिया unequivocally committed to its targets under the Paris Agreement, emphasizing its dedication to combating climate change. यहाँ पे भी
क्लाइमेट चेंज की जब बात हो रही है, जस्ट बिट, आई एम सॉरी, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में इंडिया ने स्पष्ट रूप से कमिट किया कि जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट में जो सब ने रेटिफाई की, सब ने अग्री किया उस पर, वो हम पूरे करने की पूरा प्रयास करेंगे और डेडिकेशन के साथ क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कॉम्बैट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। सपोर्ट फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉलोइंग द सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन, द गवर्नमेंट अनइक्विकली announced further investment in India's space program, recognizing its strategic importance. स्पेस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से अनाउंस किया कि हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको और बढ़ावा देंगे ताकि हमारा स्पेस प्रोग्राम और ज़्यादा सक्सेसफुल हो फ्यूचर में। ठीक है, स्पष्ट रूप से। अब हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द मैनेजर अनइक्विकली डिनाइड ऑल एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। मैनेजर ने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों को, मिसकंडक्ट के सारे इल्ज़ामों को साफ रूप से नकार दिया। बिल्कुल सही है, स्पष्ट रूप से नकार दिया। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी अनइक्विकली पॉइंटेड टुवर्ड्स द कंक्लूजन लीविंग नो रूम फॉर डाउट। रिजल्ट्स, जो स्टडी के रिजल्ट्स आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कंक्लूजन की तरफ पॉइंट आउट किया और वो क्या कंक्लूजन था कि वहाँ पे कोई डाउट ही नहीं बचा। लिविंग नो रूम फॉर डाउट, बिल्कुल सही है। द इंस्ट्रक्शंस वर गिवन अनइक्विकली लीडिंग टू कन्फ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज़। अब अगर इंस्ट्रक्शन स्पष्ट रूप से दिए गए तो कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है लीडिंग टू कन्फ्यूजन, तो ये ऑपोजिट बात हो रही है, सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। He unequivocally expressed his support for the new policy. जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने अपना सपोर्ट स्पष्ट रूप से दिया नई पॉलिसी को लेकर। बिल्कुल सही है सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वर्ड। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लियरली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, एक्सप्लिसिटली, साफ तौर पे, सामने से। एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट इम्प्लिसिट हम पहले किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स एम्बिगियसली, धुंधले रूप से, जहाँ क्लैरिटी ना हो। अनसर्टेनली, निश्चितता ना हो। डाउटफुली, जहाँ पे डाउट्स हों उसको हम बोलेंगे डाउटफुली। और ये सारे एंटोनिम्स हैं किसके? अनइक्विवोकली के। नेक्स्ट वर्ड इज कंकर। रेफरेंस क्या है कंकर का? न्यू दिल्ली सीम्स टू बी कंकरिंग बोथ विद इट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, मीनिंग बी ऑफ द सेम ओपिनियन, अग्री, यानी एक मत होना, सहमति देना, एक मत होना, अग्री करना। कंकर, एक्सीड करना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दो लोग हैं, हाथ मिला रहे हैं, यानी सहमति जता रहे हैं कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, वो कह रहा है आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ। ठीक है, कंकर कर रहे हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंकर देयर होमवर्क असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक। डजंट मेक एनी सेंस। कंकर के कॉन्टेक्स्ट में इस बात का कोई मतलब नहीं है। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कंकर, नो, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, हम इसको काट सकते हैं। आई फुली कंकर विद द डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट में जो डिसीजन लिया गया उसके बिल्कुल साथ हूँ, सहमति देता हूँ अपनी, आगे बढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल सही है। द कम्युनिटी मेंबर्स डिड नॉट कंकर ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लीडिंग टू अ लेंथी डिबेट। हाँ, द कम्युनिटी मेंबर्स ने सहमति नहीं जताई, सहमति नहीं दी। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस हुआ, बेस्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर डिस्कशन जो हुआ, उस पर सहमति नहीं जताई, तो उससे क्या हुआ? एक लेंथी डिबेट हमें देखने को मिला। ये भी सही है सेंटेंस। She concurred with the idea that more resources should be allocated to education. वो इस बात पे सहमत हैं कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वर्ड। सिनोनिम्स अग्री, अप्रूव, सहमति देना, एक्सीड, सहमति देना, कंसेंट, सहमति देना, सब एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअग्री, अपोज, विरोध करना, डिफर, अलग मत रखना। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पे, आई वॉल टू आई वॉल। ओके, रेफरेंस, disengagement only results in soldiers who are in an eyeball to eyeball confrontation being separated by a few kilometers of buffer zone. अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि eyeball to eyeball इस सेंटेंस में जो यूज़ हो रहा है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। eyeball to eyeball के आगे आ रहा है नाउन, कन्फ्रंट्रेशन। ठीक है, यानी आमने सामने की लड़ाई। कन्फ्रंट्रेशन यानी लड़ाई हो रही है, दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, दो पार्टीज आपस में भिड़ रही हैं
आई बॉल टू आई बॉल यानी आमने सामने, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, पर एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। मीनिंग क्या है? फेस टू फेस विद समवन स्पेशली इन एन एग्रेसिव वे, यानी आमने सामने खास करके किसी एग्रेसिव तरीके से, यानी या तो कोई झगड़ा हो रहा हो या कोई बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो, उस दौरान आप आमने सामने हैं, दो पार्टीज आमने सामने हैं, तो आप बोलेंगे आई बॉल टू आई बॉल, ठीक है। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। आप ये देखिए इमेज, दो व्यक्ति हैं आपस में आई बिलीव बातों से लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से लड़ रहे हैं, दोनों अपने फेस सामने की वो एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल रहे हैं। आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल क्या होती है? आंखों की पुतलियाँ, ठीक है। बस नज़रें सामने रखना एक दूसरे के और एक दूसरे को घूरना, आर्गूमेंट्स देना, ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं इसके। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है? द नेगोशिएशंस वर इंटेंस विद बोथ पार्टीज सिटिंग आई बॉल टू आई बॉल अक्रॉस द टेबल। बिल्कुल सही है। नेगोशिएशन की जो बात चल रही थी वो इंटेंस थी, बहुत तीव्र थी, बहुत ज़्यादा उसमें सीरियसनेस थी, और दोनों पार्टीज एक दूसरे से आई बॉल टू आई बॉल थे, और जो डिस्कशन था बहुत इंटेंस था, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। The couple was eyeball to eyeball laughing about the good old days. Doesn't make any sense. couple यहाँ पे है, अगर कोई कपल है तो पहली बात तो eyeball to eyeball है, doesn't make any sense. और पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है laughing about the good old days, यानी पॉजिटिव connotation यूज हो रहा है, गलत है ये, ठीक है। The representatives of both sides met eyeball to eyeball to discuss the terms of the agreement. दोनों साइड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो eyeball to eyeball थे, यानी कि वो कैसे मिले? आमने सामने मिले, मेट आई बॉल टू आई बॉल। यहाँ देखिए ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया यहाँ पे। टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट के टर्म्स डिस्कस करने में वो आमने सामने थे, और बहुत एग्रेसिव डिस्कशन वहाँ पे हो रहा था। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द डिबेट बिकेम इंटेंस एज द कैंडिडेट्स वेंट आई बॉल टू आई बॉल, नाइदर ऑफ देम रेडी टू बैक ऑफ। अब जो डिबेट हो रहा था, दोनों कैंडिडेट्स आई बॉल टू आई बॉल थे। अगेन वेंट आई बॉल टू आई बॉल एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे यूज़ हो रहा है। दोनों में से कोई भी बैक ऑफ नहीं हो रहा था, पीछे नहीं हट रहा था। आई बिलीव इलेक्शन के टाइम पे जो हमें टीवी पे डिबेट देखने को मिलते हैं ना, कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी बीजेपी, इस तरीके के जो डिस्कशन हम देखने को मिलते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ के जो प्रवक्ता होते हैं भिड़ जाते हैं आपस में, और आर्गूमेंट पे आर्गूमेंट चलती रहती हैं, और इंटेंस हो जाता है डिबेट, दोनों में से कोई पीछे नहीं हटता है। सो वहाँ पे ये सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं कि करेक्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में, आमने सामने होने के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। फेस टू फेस, डायरेक्टली सामने से, कन्फ्रंटेशनली यानी वही लड़ाई के तौर पे आमने सामने, कन्फ्रंट करना किसी को। एंटोनिम्स के तौर पे देखें तो इनडायरेक्टली, डिस्टेंटली, डिस्टेंट दूर दूर, बहुत अलग अलग, दूर दूर हैं आप और इतनी दूर से आप कुछ भी करें, सो डिस्टेंटली के तौर पे यूज़ होगा, एंटोनिम के तौर पे यूज़ होगा किसके कॉन्टेक्स्ट में? आई बॉल टू आई बॉल के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए यस दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे, और आज हमने आई बिलीव 2 फ्रेजेस पढ़े, स्टेटस को एंड आई बॉल टू आई बॉल, सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे आपको बनाना है एक एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के ग्रुप को आपको ड्रॉप करना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप टाइम बिता रहे होते हैं इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। हालांकि टेलीग्राम के बैन होने की खबरें आ रही हैं, बहुत जल्दी ही अगर बैन हो भी जाता है स्टिल हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे इसका, पर अभी के लिए आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। अगर आपने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से, तो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, एंड आई विल शेयर द टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन और मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 68। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 68। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।